हेलो दोस्तों, मैं सुनील सुतार, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट इन इंडियन रेलवे, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसएस क्लासेस पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज अपने 17 अगस्त की सेकंड शिफ्ट का एग्जाम है जो अपने पढ़ेंगे। इससे पहले आपने काफ़ी शिफ्ट के एग्जाम अपने हो गए हैं, तो उन सभी की आप प्रैक्टिस करते रहिए साथ साथ में। और जो भी आपको क्वेश्चन थोड़े से अच्छे लगे कि ये बढ़िया क्वेश्चन है ना, जो अच्छे कॉन्सेप्ट वाले हैं, उनको आपको बोला था कि ये कॉपी में आप बुक में नोट करते रहिए, तो उसकी प्रैक्टिस भी करते रहिए साथ में। और आपको बोला था जो भी आपने क्वेश्चन लिखे हैं उनको आप जो टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है उसको ज्वाइन करो, उसमें आपको उसमें सेंड करना था, ताकि मेरे को पता चले कि आप वास्तव में सीरियस हो और तैयारी कर रहे हो। ओके दोस्तों, तो अब अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। और अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक जरूर कर लें। और इसके अलावा अपने एक कलीग है सुशील बटेसर, जो रेलवे के बारे में काफ़ी अच्छी वीडियो बनाते हैं। तो आपको अगर रेलवे से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो आप उनके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसको ज्वाइन करो और अपने डाउट पूछ सकते हैं। ओके दोस्तों, चलिए अब अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, पहला ही क्वेश्चन क्या आ गया, डीआई का क्या दिया हुआ है, एक्सपेंडिचर। देखो ये पूरी डीआई दी हुई है, इसमें आपको जैसे मान लो पूरी डीआई है या तो 100% होगी या फिर ये होगी दोस्तों 360 डिग्री में होगी, या तो परसेंटेज में होगी या डिग्री में। पूरी डीआई का मान होगा दोस्तों 100% या होगा 360 डिग्री। ओके, तो आपको 100% में दिया होगा इसमें जो भी क्वेश्चन पूछा है। द चार्ट रिप्रेजेंट द डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर ऑफ ए फैमिली पर मंथ, एक मंथ का दिया है। इफ द फॉर फैमिली इनकम इज 33,650 देन द टोटल मनी स्पेंट बाय द फैमिली ऑन एंटरटेनमेंट एंड फूड टुगेदर पर मंथ इज कितनी होगी। ठीक है दोस्तों, आपको दिया हुआ है 36,000 कितना 33,650। ये कितने परसेंट की वैल्यू है, ये पूरे एक मंथ का मतलब 100% की वैल्यू है। अब आपको पूछा है कि इसमें से इंटरटेनमेंट और फूड, तो इंटरटेनमेंट फूड का देखो 25% है, ये रहा दिख रहा होगा आपको, और इंटरटेनमेंट का 9% है, ये कितना है 9%। इन दोनों को ऐड करो 34% की वैल्यू निकाल दो, बस ये आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, अब इसमें देखो 0 से 0 कैंसिल, 5 दुआ 10 और इसको काटो 5 से, 5 छीके 30, 3 5 7 35 और 5 दिया 15, 2 से इसको काटा 17। अब देखो इसको और इसको गुणा करोगे 17 दिए 51, एक आएगा इकाई, कौन सा है ये रहा, ये ऑप्शन लगा दो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे 56, 84 एंड 112 का एलसीएम ज्ञात करना है दोस्तों। आपको बताया है 56, 84 और 112 का एलसीएम क्या होगा। जब भी एलसीएम निकालना हो सबसे बड़ा नंबर है, इसको उठा लो 112। अब देखो इन दोनों बाकी नंबर इसके अलावा जो उठाया है, इसके अलावा देखो जो नंबर है इनका इसमें डिवाइड जा रहा है क्या। देखो 56 का डिवाइड करेंगे, 56 दूना 112 पूरा पूरा जा रहा है, ये देखो है ना, 56 दूना पूरा पूरा इसमें जा रहा है, नीचे कुछ भी नहीं बच रहा है, एक बच रहा है। इसी प्रकार 112 में 84 का डिवाइड करके देखो तो कितने का जाएगा, देखो 14 8 112, 14 छीके 84। ठीक है, ये आ गया 4 और ये आ गया 3। अब देखो नीचे 3 बच गया, इसका मतलब ऊपर 3 और होना चाहिए, 3 गुना कर दो, है ना, इसका मतलब अपना एलसीएम आ जाएगा 3 से गुना कर दो। ये 112 दिए 336, या फिर 56, 84 और 112 का आप इस प्रकार इसको गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट, 15 भुजाओं वाले बहुभुज पेंटाडेकागोन के विकिरणों की संख्या कितनी होगी। दोस्तों, जब भी आपको बहुभुज के विकिरणों की संख्या का फॉर्मूला होता है n × n-3 डिवाइड 2 होता है। n की वैल्यू का मतलब हो गया कि जो बहुभुज है कितनी भुजाओं का है, 15 भुजाओं का, तो n की वैल्यू 15 इंटू 15 में से 3 गया 12 डिवाइड बाई 2, 2 से काटा 6, 15 छीके 90, आंसर आ गया इसका 2 नंबर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे, किसी समचतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई बताएं जिसका क्षेत्रफल 24 वर्ग सेंटीमीटर है और इसके विकिरणों के लंबाई का योग 14 सेंटीमीटर हो। दोस्तों इसमें आपको देखो जैसे ये एक समचतुर्भुज है, ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा बन गया है, सीधा कर लेते हैं इसको। देखो ये मान लो समचतुर्भुज बना हुआ है, इसका एक विकिरण बड़ा होगा, एक विकिरण क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, ये 90 डिग्री के कोण पर काटते हैं सभी आपस में। ठीक है, अब इसमें देखो क्या दिया है, देखो इसका क्षेत्रफल दिया है, इसका मतलब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, एरिया। आप बोलो सर 1/2, इसके विकिरणों का गुणा होता है d1 × d2, इक्वल टू में कितना 24 दिया हुआ है, तो यहाँ से d1 × d2 की वैल्यू कितनी आएगी, 24 दुना ये 2 इधर चला जाएगा
तो 48। अब यहाँ से आपको क्या देखना था कि D1 और D2 का गुणा 48 है, इसके विकिरणों की लंबाई का योग देखो D1 प्लस D2 है ना, ये एक D1 है और एक D2, इसको D1 मान लो और ये D2 हो गया। तो दोनों की लंबाइयों का योग दे रखा है आपको कितना दोस्तों 14। अब आपके पास देखो इनमें आपको वैल्यू पुट करनी होती है, देखना होता है कि जैसे यहाँ पे आपको इन दोनों का योग आना चाहिए और इन दोनों का गुणा इतना आना चाहिए, जैसे आप टुकड़े करते हो ना किसके, द्विघात समीकरण के। तो उसी प्रकार इसको देखो ये 6 है तो ये कितना हो जाएगा 8, 6 8 48 और 6 और 8 ये 14 बन रहा है, इसका मतलब ये 14 बन जाएगा। एक बार आप इसको ऐसे देखो, मैं आपको इसका बेसिक भी बताऊंगा। देखो अब इसका मतलब D1 कितना आ गया 6 आ गया पूरा है ना, इसको D2 कर लो, ये बड़ा छोटा इसके हिसाब से जो भी मानना हो। तो D1 ये है, देखो जो भी मान लो कोई दिक्कत नहीं है, ये छोटा है तो छोटे वाला कौन है 6 माने, तो इसका ये 3 हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा। ये बड़ा 8 है तो ये 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा। अब देखो ये त्रिभुज बन गया अंदर समकोण त्रिभुज, ये 3 ये 4 है तो ये कितनी आएगी 5 आएगी, ट्रिपलेट होता है 3 4 5 समकोण त्रिभुज में। आपको इसकी लंबाई पूछी थी, इसकी कितनी आ गई 5 आ गई, ये आंसर हो गया आपका। ओके अब देखो दोस्तों अगर आपको ऐसे ये ना पता चले कि कैसे बनाना है तो आप क्या करो, D1 प्लस D2 दिया हुआ है कितना दोस्तों 14 दिया हुआ है, आप इसका स्क्वायर करो दोनों तरफ, D1 प्लस D2 का स्क्वायर करो दोनों तरफ होल स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा 196 आ जाएगा है ना, 14 का स्क्वायर हो गया। D1 स्क्वायर D2 स्क्वायर प्लस 2D1 इंटू D2 आ जाएगा इक्वल टू में 196 आ गया। D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर बराबर प्लस 2 इंटू D1 इंटू D2 की वैल्यू बताओ कितनी है, ये 48 और 48 दूना 96, ये 96 मैं यहाँ से इधर लेके चल जाऊंगा तो 100 में से ये 196 में से माइनस होगा तो यहाँ कितना बचेगा 100। ओके अब देखो दोस्तों एक फॉर्मूला होता है समचतुर्भुज के लिए, D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर बराबर होता है दोस्तों क्या 4 इंटू समचतुर्भुज की भुजा। देखो समचतुर्भुज के विकर्णों के वर्गों का योग बराबर होता है 4 इंटू भुजा किसकी समचतुर्भुज की। तो यहां से देखो इसकी तो वैल्यू दी हुई है आपको कितनी 100 इक्वल टू कितना आ गया 4 इंटू ए, यहां से इसको काटा कितना आ गया 25 है ना, ए की वैल्यू कितनी आ गई सॉरी ए स्क्वायर है यहाँ पे, ठीक है 4 इंटू ए स्क्वायर, तो ये यहाँ से ए स्क्वायर बराबर 25, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई है दोस्तों 5 आ गई है, ठीक है। तो इसके अंदर आपका आंसर आ गया 5। तो ये तो आपको पूरा प्रोसेस से करना है और ये आप इसको ट्रिपलेट से कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पे आपको पूछा है कि जनसंख्या वृद्धि किस साल में किस मतलब 2 लगातार वर्षों में किस वर्ष में सबसे ज्यादा हुई है। जैसे 1951 से 1961 में वृद्धि हुई है, जो 1961 से 1971 में, 1971 से 1981 में, ये दिए हुए नीचे सन दिया, ठीक है। अब देखो 1961 में सबसे ज्यादा, इसका मतलब है यहाँ पर कितनी है 1951 में 10, ये देखो 10 और ये कितनी होगी 30, इसमें 10 से कितना हुआ है 30 हुआ है, इसमें रेशो बना लो 1 से कितना हो गया 3, तो कितने की वृद्धि हुई 2 की, किस पर 1 पर, गुणा में 100%, कितने की वृद्धि होगी 200% आ गया, निकालना आता है ना। इसी प्रकार आप इसमें देखो 1971 से 1981 के बीच में ये रहा 71 और ये रहा 81, तो ये कितनी होगी 40 से कितनी होगी दोस्तों 50 होगी है। तो देखो 10 की वृद्धि हुई है, या रेशियो बना लो 4 से 5 होगी 1/4, तो ये आएगी दोस्तों 25%। इसी प्रकार इसमें करोगे आप देखोगे तो सबसे ज्यादा आपको इसमें आई हुई है, तो आपने देखा कि इसमें 200% की वृद्धि आई है। तो बाकी ये 2 सन बच गए, इसमें आपको 1961 से 1971 का आएगा, इसमें वो देखना है। इसमें 1991 से ये देखना है कितनी है 60 से कितनी होगी है 70 होगी है, 60 से 70, तो 6 से 7 होने का मतलब 1/6 16 से 2/3% की वृद्धि आएगी। इसमें 1971 मतलब 61 से 71 तक देखो कितना है, इसका आप कमेंट बॉक्स में आंसर करना है कितना आएगा, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा पता चले कि DI क्या चीज है। चलिए नेक्स्ट पे 0.9 का वर्गमूल किसके बराबर है। देखो दोस्तों 0.9 है, इसमें पॉइंट आया तो आप इसको पूरा इस प्रकार निकालना पड़ेगा। इसके लिए आपको देखो आपको जब भी डिवाइड करना है तो 2 अंक होने चाहिए, तो आप यहाँ 0 लगा लो, 2 अंक बन गए पॉइंट्स के बाद, यहाँ क्या लगाओगे यहाँ पॉइंट लग जाएगा है ना, क्योंकि पॉइंट से शुरू करेंगे। फिर 9 से डिवाइड करो कितनी बार जाएगा 9 में 81, कितना बच गया 9 बच गया, ठीक है। अब यहाँ से 9 ऐड करोगे ये हो जाएगा 18 हो गया। अब यहाँ पे देखो 00 उतरती है एक साथ, कितनी उतरती है 00 उतरती है, ठीक है, पेयरिंग में उतरता है, पेयर होता है। अब इसको अब लगभग कितनी बार जाएगा 4 बार जाएगा, ये कितनी बार गया था 9, फिर ये 4 बार जाएगा। अब इसमें 4 बार डिवाइड करो कितना आएगा 18 चौके 72 और 4 चौके 16,
736 आ गया, 736 यहाँ रखा, कितना आ गया दोस्तों, ये आ गया 4 और 9 में से 3 गया 6 और ये कितना आ गया 1 आ गया। अब वापिस देखो यहाँ पे तो हो गया 188, अब यहाँ पर संख्या आएगी नहीं, यहाँ पे फिर डबल जीरो उतारो, अब आगे कोई अंक ही नहीं है तो डबल जीरो उतारते जाएंगे। अब इसको डिवाइड करेंगे तो ये देखो कब तक जाएगा, इन दोनों में से है, तो ये अपने 8 वाला करोगे तो यहाँ पे आपका 8 आ जाएगा। आप करके देखो 18 8 144, 8 8 64, 8 8 64, ये आ गया 4 0 10 और 1 11, ये आ गया 5 और ये 1, 15,104 इसके नजदीक पहुंच गए। देखो ठीक है, ये 8 वाला आ गया, इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर हो जाएगा। बाकी कुछ बच्चे इसको और इसको ही आंसर देख लेते हैं कि इनमें से ये होगा ना, तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों, आपको इस प्रकार निकालना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट पे, 2 पाइप किसी खाली टैंक को 25 और 40 घंटों में भर सकते हैं। इसका मतलब ए कोई पाइप है ये 25 घंटों में, बी कोई पाइप मान लो ये 40 घंटों में, दोनों भर सकते हैं 25 और 40 में, जबकि एक तीसरा पाइप सी भरे हुए टैंक को 16 घंटों में खाली कर सकता है। इसका मतलब इनका एलसीएम लो कितना आएगा, देखो 25 40 और 16, तो इनका आप सबसे बड़ी संख्या कौन है 40, ठीक है। 40 में 25 का डिवाइड करोगे तो देखो 5 8 40, 5 बचेगा, तो 5 का गुना कर दिया। अब इस 4 × 40 × 5 में 16 का डिवाइड करो, 4 चौके 16, 4 से काटा 10, ये 5 और ये 2, इसका मतलब नीचे जो बच गया इसका और गुना कर दो, तो 40 × 5 × 2, ये इसका एलसीएम हो जाएगा 200, ये 400 हो जाएगा। अब इसमें डिवाइड करो, 25 से कम 25, 25 से 150, ये प्लस का क्यों भरने वाला, 40 का किया तो प्लस का 10 ये भरने वाला, 16 का किया तो ये 25 आएगा, ये खाली करने वाला आ गया। अब कहता है जब टैंक पूरी तरह से खाली हो और तीनों पाइपों को एक साथ चला दिया जाए तो टैंक कितने समय में भरेगा। देखो दोस्तों जब टैंक खाली है तो तीनों काम करेंगे, देखो यहां से स्टार्ट किया, ए बी और माइनस का सी, देखो 1 घंटे में कितना भरेंगे, ये 16 और ये 10 26 हो गया, 26 में से 25 ये निकाल देगा, तो हर घंटे 26 में से 25 निकाल देगा तो 1 घंटे में 1 लीटर पानी भरा जाएगा। भरना कितना है 400 लीटर पानी, ये रहा 400 डिवाइड बाई 1, तो कितने घंटे आ गए 400 घंटे आ गए। लेकिन दोस्तों इसमें 400 घंटे में नहीं दिया हुआ था, आपको दिन में दिया हुआ, तो 400 घंटों को आप 24 से डिवाइड कर दो, देखो आवर से 24 घंटों से डिवाइड कर दो, पर डे आएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये कट जाएगा, 24 से इसको डिवाइड करो, 24 से कम 24, कितना बचेगा 16, 24 छिके 144, कितना बच गया दोस्तों, फिर 16 बच गया, है ना। तो 16 से ही कुछ इसका आंसर आएगा, तो ये तीसरा या चौथा ऑप्शन होगा वो आप इसका आंसर कर सकते हैं। कितना आएगा आगे 16 बच गया क्या, तो फिर इसमें पॉइंट लगाओगे या फिर दिन में निकालो घंटों में निकालो तो आप निकाल सकते हैं 16/24, ओके, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो ये 8 दूनी 16, 8 3 24, तो 16.66 आंसर आ जाएगा इसका, या आप इसका घंटों में दिया होगा वैसे भी आप निकाल सकते हैं। जैसे 24 घंटे यदि इसका 2/3 निकाल दो ना, 3 से काटा 8, 8 दूनी 16, इसका मतलब 16 दिन और 16 आवर, ये आंसर आ गया इसका। ये इसको लिखोगे ना 16 से 2/3, तो 16 दिन बन गए पूरे, और 2/3 है, इसको घंटों में चेंज कर दो ना, 24 घंटे होते हैं, तो 2/3 दिन है, 8 8 दूनी 16 घंटे बन गए। चलिए नेक्स्ट पे, 76 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली एक ट्रेन 450 मीटर लंबे एक प्लेटफार्म को 27 सेकंड में पार कर लेती है। ट्रेन की लंबाई, दोस्तों आपको पता है ट्रेन की लंबाई L और प्लेटफॉर्म की लंबाई 450, ये है ना, ये टोटल लेंथ बन गई, ये किसके बराबर होगी, अब देखो इसकी चाल है स्पीड इंटू टाइम के इक्वल होगी। स्पीड कितनी है 76, ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, मीटर प्रति सेकंड में चेंज करो, ये होगी चाल इतनी, इंटू में टाइम 27 सेकंड। अब करो इसको 9 दूआ 18, 9 तिया 27, 2 से काटा 38, अब 38 पांजे 190, और 190 को 3 से करो 19 3 57, 570 आएगा, ओके। L प्लस ये आएगा, तो L ये 450, ये इधर लेके जाओगे 570 में से माइनस कर दो इसको 450 को, कितना आएगा 2, ये 0 और ये 1, तो 120 मीटर आपका ट्रेन की लंबाई आ गई है। चलिए नेक्स्ट पे, किसी मिश्र धातु में 15% चांदी है, देखो कोई भी एलॉय है दोस्तों, ठीक है, कोई भी एलॉय है, उसमें एक तो दे दी आपको चांदी, ये कितनी है 15%, तो जो इसके अलावा होगी अदर लिख लो, कुछ भी हो चाहिए, नाम दिया हो तो लिख लो, है ना, दूसरे धातु कोई भी है, ये कितनी होगी 85%। आपको 15% की वैल्यू दी है कितनी 51 ग्राम, ये 15 की है, आपको 85 की पूछी है, 5 दिए 15, 5 से काटा 17, 3 से काटा 17, 17 17 289, तो 289 ग्राम इसका आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट, 4x प्लस 3y प्लस 5 बराबर 0 और 6x माइनस ky माइनस 7 इक्वल टू 0 का कोई हल नहीं है। देखो कोई हल नहीं है, इसका मतलब दोनों रेखाएं क्या है समांतर है,
क्या है दोस्तों, समांतर है। जैसे रेलगाड़ी की पटरियां होती है समांतर चलती है ना, कहीं नहीं मिलती है ना, इस प्रकार। तो दो लाइन समांतर है तो इसके लिए कोई हल नहीं होता, कभी भी ये टकराएगी नहीं आपस में। इस प्रकार मिलेगी तो ये अद्वितीय हल निकल जाता है, लेकिन ये मिलेगी नहीं। तीन केस होते हैं ना, समांतर हो गया, ये अद्वितीय हल हो गया, मतलब इसका एक आंसर आएगा। कहीं एक पॉइंट ऐसा होगा जहां पर मिलती है। एक लाइन ऐसी होती है कि इसके ऊपर ही दूसरी लाइन होती है, इसको संपाती बोलते हैं। ये तीन केस आपने पढ़े होंगे, ठीक है। तो इसमें कौन सा समांतर, समांतर का रूल होता है a1 बटे a2 बराबर में b1 बटे b2 होता है, और नॉट इक्वल टू होता है c1 बटे c2। ये केस होता है। a1 ये रहा, x का गुणांक a1 कितना है 4, a2 कितना है 6, ये रहा। अब देखो बराबर में b कितना है, देखो 3 b1, नीचे क्या आएगा इसका y का गुणांक कितना है -k, तो -k हो गया। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देखो ये आ गया 2, ये आ गया 3, 3 तिया 9, k बराबर आ गया दोस्तों माइनस का 9 डिवाइड बाई 2, तो k की वैल्यू आ गई 4.5, ये आंसर आ गया माइनस का, ठीक है। ये देखो ये ध्यान देना, माइनस प्लस का दोनों दिए हुए इसमें। चलिए नेक्स्ट पे, 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 1250 रुपए की धनराशि पर 6 वर्षों का साधारण ब्याज। देखो 6 साल के लिए एक साल का 4%, 6 साल का 24%, तो 1250 का 24% आपको निकालना है। 0, 5 2 10, 5 से काटा 25, और 5 2 से इसको काटो 12, 12 25 को गुणा करना, मतलब इसको डबल कर दो, ये 50 हो जाएगा, इसको आधा कर दो 6 हो जाएगा, 5 6 के 30, 300 आंसर आ गया। हेलो, वो अंदर लिखा कमी को नहीं पड़े होगे, अंदर ली बाथरूम का नहीं आप जावा नहीं मिलने वो नहीं, आप अगरबत्ती से पड़ी बटे ये शायद। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट पे। दो वृत्तों की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर और 4.5 सेंटीमीटर है और उनके केंद्रों के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो अनुप्रस्थ समान स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये एक ऐसा केस है, ये दो वृत्त है, ठीक है, ये इनके केंद्र है, इनको मिला दिया, ये इनके बीच की दूरी दी है आपको 10 सेंटीमीटर। आपको पूछा है कौन सी, ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट की लेंथ क्या होती है। इसका फॉर्मूला दोस्तों याद रखना है आपको। ट्रांसवर्सल का मतलब ये इस प्रकार मिलेगी, यहां से इस प्रकार, सॉरी देखो ये मिलाओगे आप, थोड़ी सी टेढ़ी जाएगी, ठीक है, आप देख लेना। ये एक तो ये होती है, इसकी लेंथ निकालनी हुई लंबी है, तो डी स्क्वायर माइनस क्या आएगी r1 प्लस r2 का होल स्क्वायर होता है। डी स्क्वायर का मतलब दोनों केंद्रों के बीच की दूरी O और O1 कर लो, है ना, या C1 कर लो। दोनों केंद्रों के बीच की दूरी कितनी है 10, तो 10 का स्क्वायर 100, माइनस r1 और r2 कितनी दी है 3.5 और 4.5, कितनी होगी 4 और 3 7 और 1 8, 8 का स्क्वायर 64, कितना आ गया दोस्तों ये 36, 36 का रूट कितना आ गया 6, तो ये आंसर हो गया। एक आपको याद रखनी है दोस्तों, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ठीक है, इसमें क्या होता है कि वो इसकी लंबाई पूछेगा आपको, ये इसको बोलते हैं सीधी, देखो सीधी है ना ये, और ये क्या है टेढ़ी, ऐसे याद रख लो। इसका क्या फॉर्मूला होता है, डी स्क्वायर दोनों केंद्रों के बीच की दूरी माइनस r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर होता है। दो प्रवेश पाइपों में से एक की क्षमता दक्षता दूसरे की तुलना में दुगनी है। दोस्तों प्रवेश पाइप है दोनों, ठीक है, ए और बी, एक की तुलना में ये एक है तो ये कितनी होगी दूसरे की, दूसरा ये मान लिया, ये मैंने पहला मान लिया, इसकी एक है तो इसकी 2 होगी क्षमता, ठीक है। दोनों एक निकास नाली के साथ लगे काम करते हुए, जो अकेले कौन, देखो जो लगा, जो जिसे जिसका पहले वाले के लिए इसके अकॉर्डिंग इसके साथ जोड़ रखा है इसको, जो मतलब निकास पाइप 8 घंटे में अकेला खाली कर सकता है। देखो 8 घंटे में सी पाइप है, ये 8 घंटे में क्या करेगा खाली कर देगा, ये खाली करने वाला पाइप है, इसका दे दिया, ठीक है। 8 घंटे में खाली टैंक को भर सकते हैं कौन, दोनों ए और बी, ए और बी और सी तीनों लगे, ए प्लस बी माइनस का सी, क्यों ये खाली करने वाला है, तीनों लगे तो 8 घंटे में क्या कर सकते हैं भर सकते हैं, क्या कर सकते हैं दोस्तों भर सकते हैं इसको। आपको इसका क्या लेना है एलसीएम लेना है, कितना आएगा 8 आएगा, कितना आएगा दोस्तों 8, 8 एकम 8, तो ये तो खाली करने वाला है, और ये 8 एकम 8, ये प्लस का एक आएगा, ये माइनस का एक आएगा। अब दोस्तों अब इनका दिया हुआ है, देखो दोनों की दक्षता कितनी है टोटल एफिशिएंसी इसकी 2 और 1 3, कितनी है दोस्तों 2 और 1 3। ये अच्छे लेवल का सवाल है दोस्तों, अच्छे से ध्यान से समझना, ठीक है। ये इस प्रकार के सवाल है, ये आपको मैंने बोला है एक नोटबुक में लिख लिया करो। अब देखो यहाँ पर तो दोनों की एफिशिएंसी 3 आ रही है,
यहाँ पर तो तीनों की एफिशिएंसी कितनी है, 1 है। अब देखो यहाँ पर मैं क्या वैल्यू रखूं और यहाँ पर क्या वैल्यू रखूं कि यहाँ पर 1 आए। देखो आप बोलोगे सर यहाँ पर 2 रख दो और यहाँ पर रख दो 1, तो 2 में से 1 गया, 1 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? इसका मतलब ए और बी की वैल्यू टोटल 2 है, लेकिन यहाँ पर कितनी दे रखी रेशियो में 3, तो 3 रेशियो की वैल्यू कितनी है 2, ये देखो। और आपको चाहिए 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आएगी, तो आप बोलोगे सर 2/3। आपको किसकी चाहिए, कम दक्षता वाला पाइप। कम दक्षता किसकी है, बी की। 1 की वैल्यू चाहिए थी, 2 की पूछता तो आप ऐसे करते, 2 की वैल्यू 2/3 इंटू 2, तो ये कितनी आ जाती, 4/3 आ जाती। आपको तो किसका पूछा है, कम दक्षता, तो ये बी की आ गई, ये ए की आ गई है। आपको कम दक्षता है तो 8 काम करवाना है आपको, किससे, कम दक्षता वाले से। तो 2/3, तो 3 ऊपर चला जाएगा, 2 चौके 8, 4 तिया 12 घंटे में आंसर आ जाएगा इसका। ये आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, आपको ना यहाँ पर इसको मेंटेन करना होता है, इसको बराबर करना होता है। ठीक है, तो इन दोनों को आपने 2 रखा, दोनों को टोटल, इसको रख दिया 1। ठीक है, तो इसका कितना आ गया, 1 आ गया। आप इसको 3 रखोगे, इसको कितना रखोगे 2, तो कितना आएगा, 1 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? लेकिन इसको फिर आपको बराबर करना पड़ेगा, क्योंकि सी की वैल्यू यहाँ 2 ले ली तो यहाँ तो 1 ही है, इसको भी बराबर करना पड़ेगा। आप इस प्रकार इसको निकाल सकते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे, 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के कुछ सिक्कों का मूल्य 93.75 रुपये है। उनकी संख्या का अनुपात 3, 4, 5 है। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों 1 रुपया, इसका मतलब ये 100 पैसे मान लो, है ना। और कितने का है, 50 पैसे का, और कितने का है, 25 पैसे का। आप इसको सभी को पैसे में डिवाइड कर लो, इसका मतलब ये फेस वैल्यू है। फेस वैल्यू का मतलब कि सिक्के पर कितने रुपए का सिक्का है, तो वो हो गया 100 पैसे हो गए, 50 पैसे हो गए, ये 25 पैसे हो गए। अब ये कॉइन का मतलब, सी का मतलब कॉइन की संख्या का रेशियो 3, 4 और 5 है। आपको बोलेगी 5 रुपए के आपके पास 4 सिक्के हैं, कितने रुपए हो जाएंगे, 20। मैं बोलूं 100 पैसे का 3 सिक्के हैं, कितने हो जाएंगे, 300, है ना, पैसे हो जाएंगे टोटल। अब 50 पैसे के कितने हो गए, 4, तो 200 पैसे हो गए। आपके पास 25 5 125 पैसे हो गए। अब आप इनको ऐड करोगे सभी को, तो 300, 500, 625 पैसे बनेंगे टोटल, है ना। आप देखो आपको दिया हुआ है यहाँ पर, ये रुपयों में दिया हुआ है, इसको 100 से गुणा कर दोगे तो 9375 पैसे बन गए, है ना। इतने पैसे इसके बराबर है। 1 की वैल्यू कितनी आएगी, इसको काटोगे तो ये 15 आ गई दोस्तों। ठीक है, आप गुणा भाग कर लेना, ये 15 आएगी। तो आपको देखो सिक्कों की संख्या, कितने सिक्के हैं 1 रुपये के, मतलब 100 पैसे वाले 3, तो 15 तिये 45, 15 चौके 60, 15 5 75, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे, 5% वार्षिक साधारण ब्याज 3 से 1 वाले 4 वर्ष के अंत में कुल 2790 रुपए हो जाती है। इसका मतलब ये क्या है, मिश्र धन अमाउंट। तो 5% की दर से 5% इंटू में 3 चौके 12 और 1 13 बटे दोस्तों कितना आएगा, 4 आएगा। इसका प्रतिशत हटाओगे तो ये 100 आगे नीचे, 5 एकम 5, 5 से काटा 20, तो ये आ गया दोस्तों 13/80। इसका मतलब 80 रुपए मूलधन है तो 13 रुपए ब्याज मिला, 80, तो अमाउंट कितनी हो जाएगी टोटल, 80 रुपए मूलधन है प्रिंसिपल। आपको सिंपल इंटरेस्ट है ना, ये कितना मिला है 13, तो अमाउंट टोटल कितनी हो जाएगी दोस्तों, 80 और 13 93 की वैल्यू दी हुई है 2790। कितने गुना है, देखो 3 गुना है क्या, 30 गुना हो गया, है ना, 30 गुना हो गया। आपको क्या पूछा है, निवेश की गई राशि, तो इसका भी 30 गुना कर दो, 8 तिया 24, आंसर आ जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट पे, नेक्स्ट देखो, इसमें 123 प्लस 12.3 प्लस 1.23 प्लस 0.123 प्लस 0.0123 को ऐड करना है। दोस्तों इसमें कंफ्यूजन मत होना, अगर आपको लगे कि सर ये मेरे समझ में बाहर है तो आप पूरा लिख लिया करो इसे। 103.000 4 अंक तक है ना, उसके बाद 12.3, फिर 1.23, फिर क्या है 0.123, फिर क्या है 0.0123, यही है ना। इसको देखो 3 आ गया, ये 5 आ गया, तो यहां से देख लेना, मिलाते रखना, कहां से 3 और 2 5 और 1 6 आ गया, 3 और 2 5 और 1 6 आ गया, पॉइंट 5 और 1 6 आ गया। कौन सा आएगा, ये देखो ये 653, ये तो देखो पॉइंट 653 है, ये आना था 66, तो यही एक ही आंसर आ रहा है, ये आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे, कितना आएगा 3 तिया 9, 9 तिया 27, 19 में से 27 जाएगा, माइनस का कितना आएगा, कितना आएगा माइनस का 8, और 24 में माइनस का 8 का डिवाइड करेंगे तो माइनस का 3 आ गया, ये आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट, संख्या है x3331, डिवाइड करना है 11 से। आपको पता है दोस्तों क्या,
कि जब भी 11 का डिवाइड करना हो तो अल्टरनेट है ना, विषम संतानों के अंकों का योग और सम संतानों के अंकों का योग का डिफरेंस है ना, डिफरेंस होगा उनका, वो 11 से डिवाइड होना चाहिए, चाहे तो उनका अंतर 0 आए या उनका अंतर 11 का मल्टीप्लाई 22 33 कुछ भी है ना। तो 1 3 4 और x 4 प्लस x हो गया इसका, देखो। और इसके अलावा दूसरा चौथा 3 और 3 6, इनका डिफरेंस करना है, कितना आएगा, इसको हल करोगे तो x - 2 आएगा डिवाइड बाई 11। अब देखो, अब मेरे को अगर यहाँ पर क्या रखना होगा, आप बोलो सर यहाँ पर x की वैल्यू 2 रखो, 2 से 2 गया 0 आएगा, तो 0 वाला है तो मतलब 11 से डिवाइड होगा, x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। ठीक है, x का स्थानीय मान पूछा है, तो x का स्थानीय मान पूछा है तो x की फेस वैल्यू पूछी होती तो 2 आती, x का अगर देखो फेस वैल्यू पूछी है ना तो 2 है, स्थानीय मान पूछा होता तो इसका क्या आता, 1 2 3 4 अंक है, इसके 2 क्या, मान लो ये संख्या है, इसका स्थानीय मान पूछे तो क्या आएगा, 2 1 2 3 4 1 2 3 4 4 0 तो ये आता। लेकिन ये हिंदी में गलत दिया हुआ है लगभग, इसमें फेस वैल्यू पूछी है, या तो इसको हिंदी में लिखना था अंकीय मान क्या होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में। यदि एक डेटा के माध्य माध्यिका और बहुलकों को ABC द्वारा दर्शाया जाता है, ये A, ये B और ये C है। ठीक है, AB का अनुपात 9:8 है, इसका मतलब A किसकी वैल्यू है, इसकी माध्य, माध्य कितना है 9, B किसकी वैल्यू है, देखो B क्या है माध्यिका, तो ये 8, ये वैल्यू आपको ज्ञात करनी है ना। फिर आपको पूछे है किसका रेशो, B और C का, तो निकाल देंगे। देखो कैसे, देखो दोस्तों आपको देखो एक फॉर्मूला होता है बहुलक इक्वल टू, ये फेमस फॉर्मूला है दोस्तों, 3 इंटू माध्यिका, 3 इंटू माध्यिका माइनस 2 इंटू माध्य, इसमें वैल्यू पुट करो, आप इनके साथ x लगाने की जरूरत नहीं है। देखो बहुलक ज्ञात करना है मतलब c ज्ञात करना है, 3 इंटू माध्यिका कितनी है, ये माध्यिका b 8, माइनस का 2 इंटू ये माध्य कितने 9, 24 में से 18 गया 6, इसका मतलब c की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। आपको देखो b और c का रेशो पूछा है, तो b की वैल्यू कितनी है 8, c की वैल्यू कितनी है 6, 4 रेशो 3, तो ये आंसर आ गया आपका। ठीक है, थोड़ा सा घुमा के दिया है, बाकी आसान है सवाल। चलिए नेक्स्ट। एक व्यक्ति 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गाड़ी चलाकर ऑफिस 1 मिनट पहले पहुंच जाता है, जबकि 36 की स्पीड से गाड़ी चलाने पर ऑफिस 3 मिनट देरी से पहुंचता है। घर से ऑफिस की दूरी, देखो दोस्तों बहुत ही फेमस सवाल है, घर से ऑफिस की दूरी पूछी है। देखो ये जा रहा है पहले 40 की स्पीड से, फिर जा रहा है ये 36 की स्पीड से। अब ये स्पीड का रेशो है, आप स्पीड का रेशो बना लो इसको, 4 से काटा 10 और 4 से काटा 9, ये स्पीड का रेशो आ गया। तो घर से ऑफिस की दूरी या ऑफिस से घर की दूरी सेम होगी तो डिस्टेंस सेम है, कांस्टेंट है, इसका उल्टा रेशो किसका होगा, टाइम का, तो 9 अनुपात क्या हो जाएगा दोस्तों 10 हो जाएगा। अब देखो इसका मतलब पहले 9 घंटे लग रहे थे तो अब कितने लग रहे हैं 10, कितना फालतू लग रहा है 1, 1 की वैल्यू निकालनी है आपको। कैसे, देखो ये मान लो आपको टाइम लग रहा था t, फिक्स टाइम था कोई भी, अब कहता है कि 40 की स्पीड से जाता है तो 1 मिनट पहले पहुंच जाता है, टाइम से 1 मिनट पहले पहुंच गया, और अगर 36 की स्पीड से जाता है तो 3 मिनट और लगते हैं इसको यहाँ की बजाय। मान लो यहाँ पर इसको 10 मिनट लग रहे थे, अगर 40 की स्पीड में जाता 10 में से 1 या 9 मिनट लगते, और 10 से 3 13, मतलब 3 मिनट ज्यादा लगते अगर 36 में जाता तो अब देखो इनका डिफरेंस कितना है, 3 और 1 4, तो 1 की वैल्यू 4 आ गई, 4 मिनट अंतर आ गया इसका। ओके, अब पूछा क्या आपको, तो घर से ऑफिस की दूरी 4 मिनट 36 मिनट लगेंगे और इसको 40 मिनट लगेंगे, दोनों में से एक निकाल लिया करो, मैं दोनों बता देता हूं आपको। देखो 40 की स्पीड से जाता है 36 मिनट लगते हैं, इसका मतलब 40 इंटू 36/60, क्योंकि मिनट को घंटे में चेंज कर दो क्योंकि ये घंटे में है, तो इसको काटा 6 एकम 6, 6 6 36, 6 चौके 24 आंसर आ गया। इससे करते तो 36 इंटू 40/60, देखो 0 से 0, 6 से काटा 6 चौके 24 आ जाता, ये भी 24 आता, तो 1 से आप कर सकते हैं, कोई भी निकाल लिया करो। चलिए नेक्स्ट पे, निम्न में से कौन सी 9 से विभाज्य है। देखो दोस्तों अंकों का योग 9 से डिवाइड होना चाहिए। देखो 1 और 2 3, 3 और 2 3 और 3 6, 6 और 2 8, 8 और 1 9, इसका मतलब 9/9 डिवाइड हो रहा है, मतलब ये डिवाइड हो जाएगी। इसको देखो 4 और 5 9, 9 और 6 15, 15 और 5 20, 20 और 4 24, तो ये डिवाइड नहीं हो रही है 9 से पूरी, ये भी नहीं होगी, ये भी नहीं होगी, है ना। तो अगर डिवाइड होती है तो वो आपका आंसर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए आपके इतने ही क्वेश्चन थे, आपके कंप्लीट होते हैं 22 के 22 क्वेश्चन, लगभग मैंने 21 क्वेश्चन करवाए हैं शायद, तो ये आपके कंप्लीट होते हैं आज के। तो आपने देखा होगा क्लास को अच्छे तरीके से और अच्छे से आपको चीजें समझ में आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आपको टेलीग्राम ग्रुप दिया हुआ है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसमें ऐड हो
और कोई भी डाउट हो तो आप उसमें पूछ सकते हैं मेरे से। ओके दोस्तों, बाकी आपकी कोई भी क्वेरी हो आप पूछ सकते हैं, कभी भी मैं आपको उसका रिप्लाई करूंगा। तो आज के लिए इतने रखते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक जरूर करें, इससे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओके, थैंक यू।